कैसे हो आप? क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज मीन्स वेक्टर अलजेब्रा के मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, आपने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, साथ ही साथ एंगल फाइंड करना, ये सभी फार्मूले आप लोग पिछले वीडियो तक कंप्लीट किए थे। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फार्मूले के बेस पर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हम उस मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करेंगे। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज, हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसका एग्जाम्पल, उससे पहले जो एग्जाम्पल दिया थे वो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपको मैं इतना कह सकता हूं कि अगर आप मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल को तैयार कर बस ओनली आप एग्जाम देने जाते हैं तो नियर अबाउट आप 40 से 50 के बिटवीन 40 मार्क्स आप मान कर चलिए कि 40 मार्क्स आपका आना 100% है। इतना इंपॉर्टेंस होता है एग्जाम्पल और मिसलेनियस, क्योंकि आप जब मिसलेनियस की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को सॉल्व करना शुरू कर लेंगे तो इसका मतलब आपको पहले से नॉलेज होगी तभी आप सॉल्व करेंगे। और इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है। तो मैं आपको इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप बुक ओपन किए हुए हैं तो एग्जाम्पल नंबर 26 जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी होगा, एग्जाम्पल 26, एग्जाम्पल 28, 29 और 30, एग्जाम्पल 26, 28 और देखिए आप इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 26, 28, 29 और 30, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स, ये तीनों 4 एग्जाम्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आते हैं, या तो एक आपके क्वेश्चन है जो बुक में मिसलेनियस में है, हम उसके बारे में बता देंगे। तो अगर आप इन चारों को पढ़ लेते हैं तो कम से कम ये प्लस आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वेक्टर में वो एक क्वेश्चन 100% मिल जाता है। तो इसको जरा आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा और हम चलेंगे लेकर अब मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 के सोल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है वह आपके एग्जाम्पल नंबर 26 बेस्ड है। क्या है क्वेश्चन? इसमें पूछा है मिसलेनियस एक्सरसाइज में कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन making angle 30 degree with the positive direction of x-axis. Write down a unit vector in xy plane making angle 30 degree with the positive direction of x-axis. यही कंडीशन आपके एग्जाम्पल नंबर 26 में भी बनाया है, आप उसको भी अगर रीडिंग करें तो वहां पे भी पूछा है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। अगर कोई यूनिट वेक्टर आपको ड्रा करना है एक्स वाई प्लेन में, हम चल रहे हैं सोल्यूशन लेकर सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के। आपसे एक यूनिट वेक्टर ड्रा करने के लिए कहा है एक्स वाई प्लेन में। चलिए मैंने ये एक्स वाई एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिए, एक सर्कल हमने ड्रा कर देते हैं। सर्कल क्या है? एक यूनिट रेडियस का सर्कल, एक सर्कल ड्रा कर रहे हैं जिसकी रेडियस जो है कितनी है, r = 1 यूनिट है, मान सकते हैं। और यहां पर इस सर्कल पर कोई पॉइंट लेते हैं pxy, ठीक है ना, pxy लेते हैं। ये सर्कल पर जो पॉइंट pxy है, ये जो पॉइंट x एंड y एक्सिस पर रिप्रेजेंट की जाती है, इसलिए लेट यूनिट वेक्टर, हम 26 एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों बता दे रहे हैं, नहीं तो एक सिंपल भी हो जाएगा। लेट यूनिट वेक्टर हम मान लेते हैं, लेट यूनिट वेक्टर r = xi प्लस yj है, xi प्लस yj है। r = डिस्टेंस है, यहां से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, दैट मीन्स वेक्टर r का मॉडुलस आपका 1 दिया है। वेक्टर r के मॉडुलस को चाहे तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। लेट यूनिट वेक्टर r = xi प्लस yj मान के लिए, तो इस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट अगर करना हो इस सर्कल पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम मान लेते हैं ये कि पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट xy है। जब इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो सबसे पहले x एक्सिस चलेंगे और बाद में y एक्सिस चलेंगे। यह आपकी x हो गई, यह y एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस के पैरेलल चल रहे इसलिए yj से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। x एक्सिस पर चलते हैं तो इसलिए xi से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं यह एंगल आपका थीटा है, यह एंगल
एंगल थीटा है। तो ऐसे केसेस में आप निकाल सकते हैं यहाँ पर x अपॉन, बिकॉज ये आपने यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रा किए हैं, या ये जो सर्कल ड्रा कर रहे हैं OP की वैल्यू 1 यूनिट है, इसलिए x अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है वो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, ये नहीं दिया है मेक इन एंगल 30 डिग्री, तो मैं इसको 30 डिग्री मान लेता हूं। मैं इसको 30 डिग्री अगर मानता हूं तो यहां देखिए O मान लीजिए, इसको P, इसको Q मान लेते हैं। इन ट्रायंगल OPQ में, इन ट्रायंगल OPQ में अगर देखा जाए तो OQ अपॉन OP, देखिए कितना होता है भाई, OQ अपॉन OP। OQ क्या है, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। और आपको PBP अपॉन HSB अगर पता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जबकि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ से कॉस 30 लिख दीजिए। OQ की वैल्यू कितनी है, OQ इज इक्वल टू आपने x यूनिट मान लिया, डिस्टेंसेस कितना मान लिया, x यूनिट ले लिए। OP की वैल्यू कितनी है, O से लेकर P तक जो सर्कल ड्रा कर रहे हैं वो यूनिट रेडियस का सर्कल है, इसलिए वह r है, या मैग्नीट्यूड ऑफ r है और उसकी वैल्यू 1 है, ये मैंने यूनिट रेडियस 1 मान लिया था। और इज इक्वल टू कितना मान ले सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस 30 डिग्री। सो x की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, आपने ले लिया √3/2। सिमिलरली हम ये वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। एक वेक्टर आपका है, यूनिट वेक्टर है, जो एंगल थीटा 30 डिग्री बनाते हुए पास हो रहा है, तो आप उस यूनिट वेक्टर को 30 डिग्री के एंगल में बताना है आपको। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लिया। अब y अपॉन 1 कर लें, इन ट्रायंगल OPQ में ही ये देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा या हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर आप लिखते हैं PQ अपॉन OP, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 30 डिग्री, और PQ की वैल्यू y है और OP इज द यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मॉडुलस 1 हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो y इज इक्वल टू 1/2 हो गया। हमने यूनिट वेक्टर को सपोज कर लिया था कि लेटर एक यूनिट वेक्टर है विच इज इक्वल टू xi प्लस yj इन xy प्लेन में, और वह एंगल 30 डिग्री बनाते हुए चल रहा है, तो उस वेक्टर को हमने ये सपोज कर लिए थे। अब x और y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेंगे, देन आपको क्या मिल जाएगा, देन वेक्टर r इज इक्वल टू x की वैल्यू √3 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा √3/2i प्लस y की वैल्यू 1/2 पुट कर लीजिए 1/2j, यही आपका यूनिट वेक्टर होगा। अब ये यूनिट वेक्टर होगा, मैं बोल रहा हूं ये है या नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा, आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 मिलेगा। देख लीजिए, अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं कि यह यूनिट वेक्टर है या नहीं है, टू चेक के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालिए, विच इज इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, और 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, दैट मीन्स 4/4 एंड विच इज इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर आपने बना दिए जो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए चल रहा है, और ये आपके ये एंगल बन गए, वेक्टर r इज इक्वल टू √3/2 प्लस 1/2। ये नहीं लिखना है, बट आपको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस मैंने यहाँ पर बताया। आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन था यह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेकर। एक बार मैं इसको रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप एक बार तब तक इसको देख लीजिए पहले क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P x1 y1 z1 एंड द पॉइंट Q मान लेते हैं आपके x2 y2 एंड z2 है। आपसे पूछा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, आपसे पूछा गया है वेक्टर स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस है। तो सो सिंपल है, इसमें आपको पोजीशन वेक्टर आप PQ फाइंड कर लीजिए और उसके बाद उसका स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट या जो भी मैग्नीट्यूड पूछा बता सकते हैं। अगर हम बोलें कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, क्या होगा,
पोजीशन वेक्टर आप पी क्यू की बात कर रहे हैं, मैं इसको पी क्यू वेक्टर लिख दे रहा हूं, विच इज इक्वल टू क्या करते हैं इनिशियल फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर लीजिए। तो यहां पर क्या है फाइनल पॉइंट है x2 और माइनस करेंगे x1 से, ये जो आप लिखेंगे इसको स्केलर बोलते हैं और इसके साथ i j k लगाते चलिए तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाता है। तो x2 माइनस x1 बिकॉज हमने वेक्टर निकालना है इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल। नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 j और प्लस z2 माइनस z2 माइनस z1 के आ जाएगा। ये आपके पास हो गए वेक्टर पी क्यू। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट तो ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, ओनली आई जे के हटा दीजिए तो ये स्केलर कंपोनेंट हो जाता है ना, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 एज ए स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना होगा, अंडर रूट इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्या होंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट अगर इसमें पूछ देता तो वेक्टर कंपोनेंट भी लिख सकते थे। व्हाट इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाता x2 माइनस x1 i, नेक्स्ट इज y2 माइनस y1 j एंड नेक्स्ट इज z2 माइनस z1 k। अगर पूछा जाता तो आपसे ये दो पूछा है आप दो लिख लेंगे, ठीक है ना। और ये आपको याद हो गया होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट में हम ये फार्मूला भी यूज किया करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चंस नॉर्मली आपसे पूछा गया इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक है, ठीक है। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर 10 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को, मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं, ओके डन। चलिए क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, आप बुक देखिएगा अपना, उसमें लिखा है गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट एंड देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होगा नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। ऑलरेडी क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बताया भी था शायद एक्सरसाइज 10.1 में। एंड वहाँ पर वो स्टॉप हो जाती है, पहले 4 किलोमीटर वेस्ट चलती है, उसके बाद 3 किलोमीटर चलती है 30 डिग्री बनाते हुए ईस्ट ऑफ नॉर्थ में चलती है। एंड डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहाँ से वो स्टार्टिंग चली थी वहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट अभी तक कितना हो चुका है, जहाँ से चली थी और जहाँ पर वो स्टॉप हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्शन को लेते हुए ड्रा कीजिए ताकि ये फिगर क्लियर हो जाए आपको। ये मान लेते हैं ईस्ट है और ये वेस्ट होगा और ये क्या होंगे डायरेक्शन नॉर्थ होंगे और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। गर्ल्स मूव करना शुरू करती है 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट चलती है। इनिशियल पोजीशन मान लीजिए इसका स्टार्टिंग यहाँ पर ओरिजिन पर मान लेते हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर चले, मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस चलती है। 4 किलोमीटर चलने के बाद देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 3 किलोमीटर चलती है 30 डिग्री बनाते हुए एंगल ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ चलने के लिए फिर से मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, फिर से मैं इसको मान लेता हूँ ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया और ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। 4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से वो बनाती है 30 डिग्री बना रही है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट में। ये देखिए आपका हो गया नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, ये देखिए नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री बनाते हुए चल रही है। कितना चल रही है, ये चल रही है 3 किलोमीटर, यहाँ लिख देता हूँ 3 किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद मान लेते हैं 3 किलोमीटर यहाँ चलने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। आपसे पूछा गया है द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल मतलब यहाँ से जहाँ पर वो स्टॉप है ये इसका ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जहां पर गर्ल वो स्टॉप है और ये इनिशियल है आपका। सबसे पहले इसको करने के लिए ये देखिए 3 किलोमीटर मैं यहां से एक लाइन ड्रा कर दे रहा हूं, ये लाइन आपका परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा,
ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये आपका हो गया 60 डिग्री। 30 डिग्री ये हुआ भाई, तो 30 + 60 मिलकर ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। किसके साथ, ईस्ट के साथ नॉर्थ वाला 90 डिग्री पर होंगे, तो ये 60 डिग्री हो गया। अगर हम फाइंड कर ले, मान लीजिए देखिए यहाँ तक 4 किलोमीटर दे दिया है और आप इसको 4 किलोमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा 4 किलोमीटर है, ठीक है। आप इसको x सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ये x है, तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 4 - x हो जाएगा, ये ना होगा। अगर ये x है तो इसको लिख दीजिए 4 - x, ये यहाँ से यहाँ तक 4 - x मान लीजिए। आपको ये डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इसके लिए आपको ये डिस्टेंस, ये साइड पता करनी पड़ेगी और ये साइड पता कर लीजिए। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये आपको मिल जाएगा। मान लीजिए यह O है, इसको आप दे दीजिए P, इसका नाम दे दीजिए Q और इसका OPQ, इसको R दे दीजिए। तो आपको फाइंड करना है OP विच इज इक्वल टू OQ और प्लस QP, OQ प्लस QP आप फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन से आ जाएगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपको PQ पहले पता करना है। PQ पता करने से पहले हमने इसको क्या माने, OQ इज इक्वल टू 4 - x सपोज किया गया है, तो x की वैल्यू भी तो पता करनी पड़ेगी। उसके लिए आप इस ट्रायंगल का हेल्प लीजिए, PQR ट्रायंगल का हेल्प लीजिए, जिसमें ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले लिखिए इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में आप देखिए क्या मिलेगा। इन ट्रायंगल PQR में दिस साइड RQ ये x मान लिया है, दिस साइड ये छोटा सा जो साइड है x मान लीजिए, ये 3 किलोमीटर दिया है, एंगल 60 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएंगे और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस की साइड 3 किलोमीटर है। तो ऐसे केसेस में x की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं। इन PQR में आप देखिए पर बेस अपॉन हाइपोटेनस चल रहे, आप यूज करेंगे PBP अपॉन HHB के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए RQ अपॉन PR, RQ अपॉन PR मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। बेस की वैल्यू आपके पास x है, हाइपोटेनस आपका 3 किलोमीटर है, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, तो यहां से x इज इक्वल टू आप फाइंड कर लेंगे 3/2 किलोमीटर, ठीक है ना। x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप फाइंड कीजिए PQ कितना हो सकता है। PQ को भी आप PQR ट्रायंगल में फाइंड कीजिए। ऐसे केसेस में PQ अपॉन PR कर लीजिए। PQ अपॉन PR इज इक्वल टू, PQ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, यह हाइपोटेनस हो गया, मींस PR इज हाइपोटेनस है जो कि 3 किलोमीटर है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू साइन 60, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन 60 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, PQ की जो वैल्यू है आपको पता करनी है, तो आपने लिख दिए PQ एंड द वैल्यू ऑफ PR, ये डिस्टेंसेस 3 किलोमीटर चलती है, इसलिए यह 3 दिया है। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो आप यहां से PQ की जो वैल्यू फाइंड करेंगे, PQ इज इक्वल टू आ जाएगा 3/√3/2, 3/√3/2 आ जाएंगे, इतना किलोमीटर आ जाएगा। ये डिस्टेंसेज आ गई, ठीक है। PQ इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं इतना किलोमीटर आ गया और ये आ गया था x की जो वैल्यू आई, सपोज कर लीजिए इतना किलोमीटर हो गया। नाउ आपको डिस्प्लेसमेंट दिखानी है OP कितना हुआ, मतलब इनिशियल से फाइनल में जो उसके बीच में इनिशियल और जहां पर वो स्टॉप हुई वो फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट अगर बतानी है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OQ प्लस QP, वेक्टर OP प्लस QP है ना, OQ और प्लस QP, बिकॉज लॉ ऑफ एडिशन यहां पे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू आ जाएंगे वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QP आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको जरा रिप्रेजेंट कीजिए, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना इसलिए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो यह OP डायरेक्ट लिखेंगे तो डिस्टेंस माना जाएगा। तो OQ इज इक्वल टू कितना है, 4 - x है, 4 - x किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, तो इसको लिख दीजिए वेक्टर OP इज इक्वल टू 4 - x किस पर होगा, x एक्सिस पर, ठीक है ना। 4 - x है, x एक्सिस पर हो गया। अच्छा 4 - x है, x एक्सिस पर है, अगर ओरिजिन से देखा जाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है और ये क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए 4 - x जब रिप्रेजेंट की जाएगी तो माइनस के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। तो यहां पर आप इसको लिख लीजिएगा -4 - x
आई, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर होता तो पॉजिटिव मान लेते, क्योंकि हम तो पूरी डिस्टेंस और साइन के साथ लेकर चलेंगे, तो 4 - x नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। और ये कितना हो गया, QP इज इक्वल टू कितना हुआ, QP अभी आपने निकाले थे जो कि PQ ये डिस्टेंस है, QP कितना होगा 3√3/2, ठीक है ना। तो ये लिख देंगे 3√3/2 एंड J, 3√3/J बिकॉज QP इज पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू जो फाइंड किए थे 3/2, इसको यूज कीजिए। सो OP इज इक्वल टू -4 - x इज इक्वल टू 3/2। सो यहां लिख दीजिए 3/2, यहां पर हो जाएगा i कैप प्लस 3√3/2 एंड J। सो OP इज इक्वल टू, वेक्टर OP इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 4 8 -5/3 है ना, सॉरी -5/2i एंड प्लस 3√3/2 एंड J। 8 - 3 is 5, so -5/2i प्लस 3√3j, यह आ गया गर्ल्स का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट तक के लिए, ठीक है। हमने क्वेश्चंस को दोबारा यहाँ पर नॉर्थ और साउथ ड्रा करना पड़ा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आपको शो करना है, तो नॉर्थ से ईस्ट में, तो नॉर्थ आपके पास होना चाहिए, उस नॉर्थ से 30 डिग्री आप मूवमेंट करा दीजिएगा, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, then it is true that magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B plus magnitude of vector C. So justify your answer. चलिए देखते हैं, कोई एक वेक्टर लेते हैं, उसको दो छोटे छोटे वेक्टर में तोड़ देते हैं, और फिर हम देखते हैं क्या एक बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद वो दो स्मॉल ब्रैकेट जो उसी वेक्टर के पार्ट से ब्रेक किया गया हो, या दोनों वेक्टर के एडिशन करने के बाद वो वेक्टर मिला हो, ऐसे वेक्टर को इनका क्या अलग अलग मॉडुलस आपस में इक्वल होते हैं टोटल वेक्टर के। तो इसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा, लेट कर लीजिए वेक्टर। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले वेक्टर B मान लेते हैं, सबसे इजी रहेगा आपके लिए। वेक्टर B क्या मान लीजिए, I प्लस J प्लस K ले लीजिए, ठीक है ना। और वेक्टर C ले लीजिए, वेक्टर C क्या ले लीजिए, 2I कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, 3J एंड प्लस 4K ले लेते हैं, ठीक है, हमने मान लिए। और जब इनका सम की बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू B प्लस C मान लेते हैं, तो B प्लस C कितना आएगा, 2 प्लस I दैट मीन्स 3I, और -3J प्लस J इज इक्वल टू -2J एंड 4K प्लस K इज इक्वल टू 5K हो गया। ये आपके पास आ गया वेक्टर A की वैल्यू। अब मान लेते हैं, जैसा कि इसने कहा कि वेक्टर A इज इक्वल टू B प्लस C हो, हमने मान लिया कि वेक्टर A इज इक्वल टू B और C को जब ऐड करेंगे तो वेक्टर A मिल जाएगा। अब हमें देखना है क्या इनके मैग्नीट्यूड, इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड या टोटल मैग्नीट्यूड के इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो हम सबसे पहले मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 5 का स्क्वायर इज 25 हो जाएगा। 25 प्लस 4 इज 29 एंड 9 प्लस 9 इज 38, और 38 इतना यूनिट मान लीजिए आ गई, वेक्टर A का मॉडुलस आ गया। और B का मॉडुलस कितना आएगा, वेक्टर B का मॉडुलस कितना आ जाएगा, वेक्टर B का मॉडुलस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, इसे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू √3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 प्लस 9 इज 25 विच इज इक्वल टू √29। क्या आप ये कह सकते हैं कि √38 इज इक्वल टू √3 प्लस √29 है? क्या ये बोला जा सकता है कि √38 और √3 प्लस √29 इक्वल होगा? तो आप बोलेंगे नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब मॉडुलस में अगर बात करें या मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं हो सकता अगर किसी ब्रैकेट को या किसी वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दें। तो आप कंडीशन आपके सामने है, जस्टिफाई करने के लिए कहा तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल लेकर शो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे तब भी नहीं मिलेगा, इसका स्क्वायर अगर मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे तब भी वैल्यू नहीं मिलने वाली। क्वेश्चन नंबर 5 लेकर चलते हैं। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कोई भी एग्जाम्पल लेकर आप शो कर सकते, जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे इसमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे x की वैल्यू पूछा है इन विच xi, जिसमें दिया है xi प्लस j प्लस k
आपको यह एक यूनिट वेक्टर दे दिया है, इज अ यूनिट वेक्टर। आप कोई कंडीशन देख सकते हैं, x की वैल्यू पूछा है जबकि ये पूरा वेक्टर आपका एक यूनिट वेक्टर है। जब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोई भी यूनिट वेक्टर अगर होता है उसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड जब फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो हमेशा 1 देता है। इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर xi प्लस जे प्लस के और इज इक्वल टू 1 होगा, जैसा कि इसने क्वेश्चन में कहा है। इस वेक्टर को अगर लिखा जाए तो ये लिख सकते हैं xi प्लस xj प्लस xk इज इक्वल टू 1। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करते हैं, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j इज x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k इज x स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 1। स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, तो इसमें क्या मिल जाएंगे, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट हट जाएगा इसका और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। और ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी क्योंकि हमें यहाँ पर वेक्टर को लिखना है। तो वेक्टर के जो कोफिशिएंट हो सकते हैं i j k के, जो उसकी जिसके साथ x मल्टीप्लाई है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट कोफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फाइंड a vector of magnitude 5 unit and parallel to the resultant of the vector a and b। ये ऑलरेडी इस तरह से क्वेश्चन हो चुके हैं। एक वेक्टर बताइए 5 मैग्नीट्यूड का हो इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। उस समय हम क्या करते थे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते थे। यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद जितने मैग्नीट्यूड का पूछा उतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर मतलब यह हुआ कि उतने यूनिट का वो वेक्टर बन गया। जैसे यहाँ पर लिखा है xi का मतलब कि i एक यूनिट वेक्टर है जिसमें x का मल्टीप्लाई करने पर ये i यूनिट वेक्टर इतना टाइम्स हो जाता है। तो क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिया है इसमें वेक्टर न्यू वेक्टर बताना जो 5 मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन जो डायरेक्शन बता रहा है वो किस डायरेक्शन में चलने वाला वेक्टर हो, वो डायरेक्शन है वेक्टर a और b के डायरेक्शन में, मतलब इनके रिजल्टेंट के। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले वेक्टर a को पता कर लीजिए क्या है। वेक्टर a है 2i प्लस 3j माइनस के, वेक्टर a इज इक्वल टू, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर b इज इक्वल टू i माइनस 2j एंड वेक्टर प्लस वेक्टर k है। इनका रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट का मतलब इनके सम का, भाई रिजल्टेंट का मतलब इनका सम कह रहा है, ठीक है ना। तो सम ऑफ द वेक्टर कितना होगा, सम ऑफ द वेक्टर हमने मान लीजिए सम ऑफ द वेक्टर को c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस b होगा। तो वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस b मीन्स a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 2i प्लस i इज इक्वल टू 3i, 3j माइनस 2j इज इक्वल टू प्लस j माइनस k एंड प्लस k इज कैंसिल आउट 0 हो जाएगा। तो वेक्टर c इज इक्वल टू 3i प्लस j हो गया। अगर इसी डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में एक नया वेक्टर पूछा है जो 5 मैग्नीट्यूड का हो, इसका मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इसका मतलब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ c, जिसको c कैप से लिख सकते हैं वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i प्लस j अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। यह आप आ जाएगा 3i अपॉन अंडर रूट 10 एंड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 एंड j। सो न्यू वेक्टर आपसे पूछा है, न्यू वेक्टर जो कि 5 मैग्नीट्यूड का हो, आप इसी डायरेक्शन में हो, तो 5 इंटू यूनिट वेक्टर c का यूनिट वेक्टर निकाल लिए। तो c कैप हमने मान लिए थे इसको, विच इज इक्वल टू 5 एंड 3 अपॉन अंडर रूट 10 i प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 10 एंड j। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 5 का, तो 5 3 जा 15 एंड 5 1 जा 5 होगा, या आपको जो सिंप्लीफाई करना है इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी 6 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको नोट कर सकते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 चले, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a b एंड c आर 3 वेक्टर्स है एंड फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a minus b plus 3c, find a unit vector in the direction of 2a minus b plus 3c। ऐसा भी लिख सकता था क्वेश्चन को। आपसे यहाँ पर पूछा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन पैरेलल टू, पैरेलल मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ,
ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें 2a माइनस बी प्लस 3c फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को फाइंड किए थे। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो 6 जैसा ही है, सिंपल है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले वेक्टर जो दिए हैं उसको लिख लेते हैं, i प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2i माइनस जे एंड प्लस 3k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i माइनस 2j एंड प्लस k। वेक्टर ए बी सी गिवन है, फाइंड यूनिट वेक्टर सबसे पहले पूछा है इन द डायरेक्शन या पैरेलल टू ये वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए 2a माइनस बी प्लस 3c के। तो इसके लिए आप सबसे पहले 2a माइनस बी प्लस 3c फाइंड कर लीजिए। ये वेक्टर कितना होगा, i प्लस जे प्लस के माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे एंड प्लस 3k, 2i माइनस जे प्लस 3k एंड प्लस 3c इज इक्वल टू i माइनस 2j एंड प्लस k। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएंगे 2i प्लस 2j एंड प्लस 2k माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j एंड माइनस 3k प्लस 3 इंटू आई दैट मीन्स 3i माइनस 6j एंड प्लस 3k। आप फाइंड कर रहे हैं 2a माइनस बी प्लस 3c को। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 2i माइनस 2i एंड प्लस 2i इज कैंसिल आउट और बचा आपके पास ओनली 3i बच गया। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 3i यूनिट i कैप हो गया, 2j और प्लस j 3j देखिए 2j प्लस j एंड माइनस 6j को कैलकुलेट कर लें तो माइनस 3 यूनिट वेक्टर j मिल गया। ठीक है ना, j कैप है। 2k माइनस 3k माइनस के मतलब ये कैंसिल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा प्लस 2 यूनिट वेक्टर k मिल गया। ठीक है, ये आ गया 2a माइनस बी प्लस 3c। हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। आप जो फाइंड किए वो 2a माइनस बी प्लस 3c हो गया। मैग्नीट्यूड अगर इसका निकाला जाए 2a माइनस बी एंड प्लस 3c विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 9 9 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 22 आ गया, इतना यूनिट है, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। आपसे पूछा है न्यू वेक्टर विच इज पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर या विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर है, तो आपसे वो नया वेक्टर क्या होगा जो कि इस वेक्टर के पैरेलल चल रहे हो। तो न्यू वेक्टर अगर आप फाइंड करें तो विच इज इक्वल टू इस वेक्टर को लिख लीजिए और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2a माइनस बी प्लस 3c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस बी एंड प्लस 3c विच इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 3i माइनस 3j एंड प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट 22 मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 22। जबकि यूनिट वेक्टर को लिखना होता तो इसको सेपरेट कर दिया करिए, इसको लिख दीजिए 3 अपॉन अंडर रूट 22i एंड माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22j एंड प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22 एंड k। ये आपको वेक्टर मिल जाएगा जो कि आपका नया वेक्टर होगा जो कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर, रब कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 8 ठीक है, कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आंसर आप चेक कर सकते हैं, कहीं सिंप्लीफाई करना हो तो आप सिंप्लीफाई कर लिया करिए क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन किया जा रहा है ओनली कैलकुलेशन की जा रही है। ठीक है, स्टेप्स का। क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट द पॉइंट ए बी, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर। सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। तो वो रेशियो फाइंड करना जिसमें बी ए सी वेक्टर को डिवाइड करे, दैट मीन्स इंटरनली डिवाइड करे, तो सेक्शन फार्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा और यहाँ शो करना है क्या ए बी सी आपके कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर सिचुएटेड है और ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी और ये सी, और इनके वर्टिसेस जो दिए गए हैं, इनके कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, ठीक है ना, इन पॉइंट पर जो इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो 1 -2 -8 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है 5, 0 एंड -2 एंड द पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है 11, 3 एंड 7। आपसे पूछा गया क्या, सबसे पहले बताइए क्या ये कोलिनियर है।
तो कोलिनियर होने के लिए आपको मैंने बताया था कि इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर मीन्स मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है तो ए इज इक्वल टू लेमडा बी। आइदर आप ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन आप बना सकते हैं। तो इसमें कोलिनियरिटी दिखाने के लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर आप ए बी निकाल लीजिए। ए बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर लीजिए। दैट मीन्स 5 माइनस 1 इज 5 माइनस 1 कर लीजिए और आई लिखते जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट 0 एंड माइनस माइनस प्लस 2j, माइनस माइनस प्लस 2j, ये हो गया। और माइनस 2 है तो यहाँ लिख दीजिए माइनस 2 एंड माइनस 8 है सो माइनस माइनस प्लस 8। ये तो आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर x1 माइनस x2 मीन्स x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेक्टर ए बी आप कितना फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर ए बी कितना मिल जाएगा 4i, और यहाँ से आप 2j फाइंड कर ले रहे हैं, यहाँ से 6k फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। ए बी फाइंड कर सकते हैं, बी सी भी फाइंड कर सकते हैं और ए सी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ए सी फाइंड कर रहे हैं, AC फाइंड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे AC के लिए, AC के लिए आप लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर आप C में से A को माइनस कर लीजिए। मीन्स 11 माइनस 11 माइनस 1 I, और 3 में से माइनस 2 को माइनस कर रहे हैं सो 3 प्लस 2 J हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज 7 माइनस 8 है तो इसको लिख दीजिए 7 माइनस माइनस प्लस 8 एंड K। सो वेक्टर AC इज इक्वल टू 10i और यहाँ से बच जाएंगे 5j, 10i प्लस 5j और ये बच जाएंगे 15k। हम बोलें कि अगर ए बी एंड ए सी आर पैरेलल हैं या ये कोलिनियर है ए बी सी, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि क्या ए बी इज इक्वल टू लेमडा ए सी के फॉर्म बना रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू लेमडा ए सी बना रहा है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ ए बी मीन्स आई जे के कोफिशिएंट रेसिप्रोकल मीन्स बराबर रेशियो बना रहा है किसके साथ, ए सी के साथ। मीन्स 4/10 इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू 6/15। अगर ये इक्वल बन जाते हैं तब भी आप कोलिनियरिटी बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, टू शो कोलिनियर देन यहाँ पर आप लिख दीजिए, देन हम आपको सिंपल वाला तरीका बता देते हैं, इनका रेशियो लिख दीजिए। आप लिख दीजिए 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5 विच इज इक्वल टू 6/15, या आप इसको कैंसिल कर लीजिए तो 2/5 इज इक्वल टू 2/5 इज इक्वल टू, इसको भी कैंसिल कर लीजिए तो 2/5 ए बी इज पैरेलल टू ए सी हो गया। या ए शो कर सकते हैं कि वेक्टर ए है ना, ए वेक्टर कौन से पॉइंट है, दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर, इट्स सो दैट दिस 3 पॉइंट आर कोलिनियर, दिस 3 पॉइंट, ठीक है ना, 3 पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। आपको ज़्यादा नहीं करना, इसमें और भी करना चाहें तो आप लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू बी सी है, ए बी ए सी के पैरेलल है, बी सी पैरेलल ए सी के, तो ऐसे भी बहुत सारे कंडीशन बन जाएंगे। इसमें किसी दो को दिखाकर आप कोलिनियरिटी शो कर लीजिए, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल टू ए सी हो गया इसका मतलब ए बी सी अपने आप पैरेलल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलना है कि आपसे पूछा गया है, क्या पूछे हैं इसमें कि डिवीजन है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द बी डिवाइड ए सी। मान लीजिए बी ए सी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो एम रेशियो एन में। ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट दे दिया है और ये आपके पास रेशियो एम और एन में है। हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी पॉइंट। तो इसके लिए आप देखिए बी पॉइंट है आपके लिए, तो बी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, इसको ओरिजिन से लिख दीजिए ओ बी विच इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। नहीं तो सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसमें लिखते हैं x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कर लेते हैं। यहाँ पर इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ओरिजिन मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ये ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि m रेशियो n में b पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर आप मान लीजिए ओ बी। पोजीशन वेक्टर आप सबका निकाल लीजिए, सबसे पहले निकाल लीजिए वेक्टर ओ बी। वेक्टर ओ बी कितना आएगा, वेक्टर ओ बी आपका दिया है 5 प्लस 0 इंटू जे है, तो 0 इंटू जे माइनस 2k विच इज इक्वल टू आप लिख दीजिए 5 माइनस 2k, बस इतना लिखिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। और उसी तरह से पोजीशन वेक्टर आप ए निकाल लीजिए। पोजीशन वेक्टर आप ए निकालेंगे कितना आएगा 1i, इसको लिख दीजिए i माइनस 2j एंड
-8 के। पोजीशन वेक्टर आप सी लिख दीजिए, OC से रिप्रेजेंट कीजिए, विच इज इक्वल टू 11i प्लस 3j, 11i प्लस 3j एंड प्लस 7k। अब बी पॉइंट वेक्टर में लिखना है, अदरवाइज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n लिख सकते थे, उससे भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें वेक्टर में लिखना है। सो OB इज इक्वल टू हम लिखेंगे m किसके लिए, m पोजीशन वेक्टर आप C पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ले लीजिए किसका, m जो पॉइंट आप C है, तो यहाँ लिख देंगे m इंटू वेक्टर OC प्लस n इंटू वेक्टर OA अपॉन m प्लस n कर लीजिए, और OC OB वेक्टर को लिख दीजिए कितना है 5i माइनस 2k इज इक्वल टू m। वेक्टर OC कितना है, ये टोटल है 11i प्लस 3j एंड प्लस 7k, प्लस n वेक्टर है OA कितना है, OA इज इक्वल टू i माइनस 2j माइनस 8k है। तो इसको ये लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वहाँ पर लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। ये मैं रब कर देता हूँ बिकॉज आपने कोलिनियरिटी शो कर लिए हैं। अच्छा ठीक, ये देखिए OB और ये पूरी लाइन यहाँ लिख देता हूँ। सो OB इज इक्वल टू, OB कितना है आपके पास है, OB 5i और माइनस 2k इज इक्वल टू m। OC वेक्टर कितना है, OC इज इक्वल टू 11i प्लस 3j एंड प्लस 7k, और n वेक्टर OA कितना है i माइनस 2j एंड माइनस 8k अपॉन कितना हो जाएगा m प्लस n हो जाएंगे, ठीक है, m प्लस n हो जाएगा। हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी, इसके लिए आप एक काम कीजिए, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 11mi प्लस 3mj और प्लस 7mk। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना होता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, और यहाँ कितना आ जाएगा ni माइनस 2nj और माइनस 8nk अपॉन कितना हो गया, अपॉन हो गया m प्लस n। अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, देखिए 5i माइनस 2k कोफिशिएंट कंपेयर कर लें तो यह आ गया 11m, i वाला यहाँ देखिए कितना है 11m प्लस n अपॉन i, और ये टोटल हो गया m अपॉन n के। सिमिलरली j के कोफिशिएंट को देखिए 3m और यहाँ है 2n अपॉन m प्लस n, और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ j। सिमिलरली आप यूनिट k की वैल्यू देखा जाए तो यूनिट वेक्टर k की देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएंगे 7m माइनस 8n अपॉन m प्लस n, और ये यूनिट वेक्टर k हो गया, ठीक है। इसमें दोनों साइड में अगर कोफिशिएंट ऑफ j कंपेयर कर लें कि i करेंगे तो इक्वल हो लिखना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। यहाँ j नहीं है, अगर हम j को बात करें तो यह हो गया 5i और प्लस 0 इंटू j था, j कैप था माइनस 2k। दोनों साइड में अगर कोफिशिएंट ऑफ j देखा जाए, j का कैप का कोफिशिएंट देखा जाए तो इधर 0 है, कंपेयर कर लीजिए, और इधर कितना है 3m माइनस 2n अपॉन m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 0 इज इक्वल टू 3m माइनस 2n, या इसको लिख सकते हैं 3m इज इक्वल टू 2n, देन m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 आ जाएगा। m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये वेक्टर फॉर्म में मिल सकते हैं आपको, सॉरी ये क्वेश्चन जो आपको वेक्टर फॉर्म में करना है इसलिए इतना करना पड़ा, अदरवाइज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसको x y z मान लीजिए, इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो सिमिलरली उससे आप क्लास 11th में भी पढ़े हैं तो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वेक्टर में आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक बार आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेकर चलते हैं। ये आप एक क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है क्वेश्चन लिखने में, लेकिन आप वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में ही क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये भी मुझे लग रहा सेक्शन फॉर्मूले क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट P एंड Q। पोजीशन वेक्टर ऑफ विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट P एंड Q, P एंड Q whose position vector
P का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर को OP से लिखते हैं, विच इज इक्वल टू 2a प्लस बी दे दिया है, एंड पोजीशन वेक्टर आप Q इज इक्वल टू कितना दिया है, a माइनस 3b। ये आपके पास PQ एक लाइन है, जिसको PQ एक लाइन मान लेते हैं, या एक लाइन है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करते पास हो रही है। इसको पॉइंट R है, ये पॉइंट R ले लेते हैं, ये पॉइंट R इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर दे दिया है कि पोजीशन वेक्टर आप P एंड Q आर 2a प्लस बी एंड a माइनस 3b है, और ये जो डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो 1 एंड 2 में डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसको आप मान लीजिए R मान लेते हैं, और ऐसे केसेस में ये पूरा M मान लेते थे और ये N मान लेते थे, और एक्सटर्नली में R की जो वैल्यू एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो आपको पोजीशन वेक्टर आप R पूछा गया है, पोजीशन वेक्टर आप R को मान लीजिए OR आपसे पूछा गया, ठीक है ना। एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, उसको हम यूज कर लेंगे। ऑल्सो सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, P इज द ऑल्सो सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट RQ के लिए पूछा है। क्या P जो है मिड पॉइंट हो सकता है RQ के लिए, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ R फाइंड करने के लिए जिसको हम OR से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू M, क्या लिखते थे, एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एन हो जाता था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए M वेक्टर OQ और माइनस N वेक्टर OP अपॉन M माइनस N कर लीजिए, M माइनस N कर लीजिए, ठीक है ना। रेशियो ही पूछा है ना आपसे, दिया है यहाँ पर, ये क्या दिया है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है इन द रेशियो m इज इक्वल टू 1 मान लीजिए, n इज इक्वल टू 2, तो ये तो लेंदी ज़्यादा हो जा रहा है ना, m इज इक्वल टू हाउ इज पॉसिबल, रेशियो है 1:2, तो m इज इक्वल टू 1x मान लेते हैं, n इज इक्वल टू 2x मान लेते हैं, डायरेक्टली इसको तो मान नहीं सकते, तो m इज इक्वल टू मान लेते हैं 1x ले लेते हैं, और इसको 2x मान लेते हैं, तो इन दोनों को मान सकते हैं कि x और 2x होगा, ठीक है। एक्सटर्नली डिवीजन में तो हमारी जो वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू हो सकता है कि x और 2x हो गया, ओके। तो एक काम करते हैं, ये हमने टोटल मान लिए m और ये n मान लिए, 1:2 में है, तो हो सकता है फ्रैक्शन में x की वैल्यू हो तो हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब OR फाइंड करना है, चलिए देखते हैं, वेक्टर OR देखते हैं कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। x की वैल्यू हमारे पास m की वैल्यू x हो गया, OQ वेक्टर कितना है, a माइनस 3b है, वेक्टर a माइनस 3b है, और माइनस n इज इक्वल टू 2x है, OP इज इक्वल टू 2a प्लस b है, अपॉन कितना होगा, m माइनस n मीन्स x माइनस 2x, x कॉमन लेकर कैंसिल कर लीजिए, सो वेक्टर OR इज इक्वल टू x कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा ओनली a माइनस 3b, और यहाँ से आपने x कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, तो ये बच गया माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4 वेक्टर, और माइनस 2b, और ये आ जाएगा माइनस x, कैंसिल आउट कर लीजिएगा, -1 बचेगा, बाद में इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो माइनस 4a एंड प्लस a इज इक्वल टू माइनस 3 वेक्टर a, और माइनस 2b माइनस 3b इज इक्वल टू माइनस 5b वेक्टर अपॉन माइनस है, तो माइनस को आप माइनस कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर लीजिए, तो वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर 3a प्लस 5b मिल जाएगा, 3a प्लस 5b मिल जाएगा वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर। ये R का पोजीशन वेक्टर आ गया। अब हमें ये शो करना था कि सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ है कि नहीं। P मिड पॉइंट कब होगा, जब हम P मिड पॉइंट की बात करेंगे, ये P इज मिड पॉइंट है, ये P इज मिड पॉइंट होगा, तो कंडीशन क्या होगी कि वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ QR, तो वेक्टर OQ प्लस वेक्टर OR अपॉन 2 बराबर होना चाहिए, यही तो होगा, मिड पॉइंट ऑफ QR होगा, तो P का पोजीशन वेक्टर दे दिया है 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू OQ लिख लेते हैं, OQ आपका है A माइनस 3B, वेक्टर A माइनस 3B प्लस वेक्टर OR कितना निकाले हमने, 3a प्लस 5b निकाल लिए, तो ये लिख दीजिए 3a प्लस 5b अपॉन 2, देखिए वेरीफाई करते हैं इसको, है ना, 3a प्लस a इज इक्वल टू 4 वेक्टर A एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 वेक्टर B अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये देखिए वेरीफाई हो जाएगा, सो हम बोल सकते हैं सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ QR हो गया, और ये भी करेक्ट हो जाएगा तब,
ठीक है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं, आप पूछ सकते हैं कि सर m की वैल्यू x ले लिए, n की वैल्यू 2x ले ली, तो ये ज़्यादा हो सकता है। तो x की वैल्यू ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्रैक्शन में हो, x की वैल्यू 1/4 हो तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आपने उसको डायरेक्टली 1 और 2 नहीं माने हैं, उसको 1x और 2x मान लिया है। सो ये क्वेश्चन नंबर रहा 9। आप एक बार इसको नोट कीजिए। हम चलेंगे लेकर क्वेश्चन नंबर 10 को देखने के लिए।